अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट चैप्टर के उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बुक्स खोल के अपने सामने रखें ताकि जो स्टेटमेंट मैं यहाँ से पढ़ूँ आप वो स्टेटमेंट साथ साथ बुक से समझते रहें। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो है 1.2 हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। क्या हम प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो और पिको को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास वो है 1.2, ठीक है। और 1.2 में वो हमसे कह रहा है कि हम प्रीफिक्सेस माइक्रो को नैनो को और पिको को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ का पता हो। हमें पता हो कि 1 माइक्रो वो किसके इक्वल होता है, 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, 1 नैनो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻9 एंड 1 पिको इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बुक के अंदर प्रीफिक्सेस का एक टेबल गिवन है। उस टेबल में से आपको तमाम प्रीफिक्सेस की वैल्यू जो है वो ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि हमारे पास माइक्रो किसके इक्वल होता है, नैनो किसके इक्वल होता है और जो आपके पास पिको किसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको MCQs में भी काम आएंगी। तो अभी हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 1 माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, 1 नैनो 10⁻⁻9 होता है और 1 पिको 10⁻⁻12 होता है। तो स्टूडेंट्स उसका क्वेश्चन ये है कि हम ये जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो नैनो और पिको इनको आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन देखें ज़रा। इसमें हम क्या करेंगे, मुझे पता है 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 है। तो स्टूडेंट्स फिज़िक्स के अंदर या मैथ के अंदर अगर हम किसी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर 50 आएगा। अगर मैं 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1000 आएगा। तो यानी कि अगर किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में वही चीज़ आती है। तो अभी अगर मैं 10⁻⁻6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻3 10⁻⁻3 10⁻⁻6। तो स्टूडेंट्स मैंने अब क्या किया है, ये 10⁻⁻6 वैसे ही आ गया है तो मैंने ये जो टर्म लिखी है ये वाली टर्म, ठीक है, ये टर्म मेरे पास 1 के इक्वल है। 10⁻⁻6 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये कैसे 1 के इक्वल है। तो उसको हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा, मेरे पास है 10⁻+3 10⁻−3। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे 3 - 3 10⁻0 और किसी भी चीज़ की जो पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होती है 1। 10⁻0 आंसर क्या है 1। इनके ये जो इस टर्म को मैंने सॉल्व किया है, ये जो टर्म है इस टर्म को सॉल्व करने से मेरे पास आंसर क्या है, मेरे पास आंसर जो है वो 1 है। यानी कि ये 10⁻+3 10⁻−3 मेरे पास 1 के इक्वल है। और जब मैं 1 को 10⁻6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा में क्या होगा ये देखें ज़रा। अब ये क्या हो जाएगा, अब आप देखें ज़रा, माइनस वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर दें। ये 10⁻3 और ये 10⁻−3 10⁻6 10⁻−9 10⁻3 और 10⁻−9। मुझे पता है 10⁻−9 किसके इक्वल होता है, नैनो के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नैनो आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3 को 1000 नैनो। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ रहा था 1 माइक्रो। अब ये मेरे पास रिलेशन आ गया माइक्रो का नैनो के साथ। 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 1000 नैनो। क्वेश्चन में भी उसने हमने यही पूछा था कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो है, नैनो है, पिको है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो अभी हमने फर्स्ट रिलेशन ड्राइव कर लिया है, 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 1000 नैनो। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आप लिखें सेम 1 नैनो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻9। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 10⁻3
10⁻³ 10⁻⁻9। स्टूडेंट्स ये 10⁻�9 वैसे ही आ गया साथ, ये 10⁻+3 10⁻⁻3 ये हमें पता है किसके कुल है 1 के, ये मैंने आपको भी साथ बता भी दिया है। इनके ये जो मैंने आपके साथ सोल्व किया है ये मेरे पास 10⁻+3 10⁻⁻3 का प्रूव है कि वो किसके कुल है 1 के कुल है। तो अब यहाँ पे भी आप स्टूडेंट्स क्या करें, 10⁻³ वैसे ही आ जाएगा, ये टर्म माइनस वाली इकट्ठी कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻12। तो हमारे पास ये क्या हो गया है, हमारे पास ये आ रहा है 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ ऐसे ही 10⁻⁻12, इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लें 10⁻⁻12। तो स्टूडेंट्स 10⁻³ ऐसे ही 10⁻⁻12 हमें पता है क्या होता है वो पीको होता है। देखें ज़रा 10⁻⁻12 इज इक्वल टू पीको, तो मेरे पास क्या आ गया है 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ पीको, या 1 नैनो इज इक्वल टू आप लिख लें 1000 पीको आ गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आया था माइक्रो का नैनो के साथ, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पीको। अब हम जो है माइक्रो का पीको के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी निकाल सकते हैं, तो स्टूडेंट्स चलें हम वो भी निकालते हैं। 1 माइक्रो हमें पता है किसके कुल होता है 10⁻⁻6, 1 माइक्रो इज इक्वल, अब फिर क्या करें 10⁻⁻6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 10⁻+6 10⁻⁻6, ये मैंने इसके साथ जो ये टर्म इसका 1 बन जाएगा हमारे पास, ये 1 की इक्वल आएगी, ये 10⁻⁻6 साथ एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, ये वैसे ही आ गई, इसको ये मेरे पास 1 बन रही है, 10⁻⁻6 को मैंने इस 1 के साथ क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। अब आप फिर क्या करें 10⁻6 ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लें, 10⁻ क्या हो जाएगी -12। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 10⁻6 और 10⁻12 किसके इक्वल होता है पीको के। तो मुझे पता चल गया 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 पीको, यानी कि हमने यहाँ पे 3 रिलेशन ड्राइव किए हैं। एक रिलेशन हमारे पास ये है 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो। सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या आया था, सेकंड रिलेशन हमारे पास ये आया था 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पीको, और जो थर्ड रिलेशन हमारे पास आया वो ये आ गया 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 पीको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उसने हमें यही पूछा था कि आपने प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो और जो पीको है उनको आपस में रिलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़रा, हमने रिलेट कर दिया है 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो, 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पीको एंड 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 पीको। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलें स्टूडेंट्स अब हम जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर 1 का जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं, और चैप्टर के मुताबिक वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.4। ठीक है, अब 1.4 में वो हमसे कह रहा है री राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, अगर इन क्वांटिटीज़ को आपने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वांटिटीज़ को जो हमारे पास कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं इसको हमने राइट करना सीखा हुआ है। तो चलें अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है उसका ए जो है उसमें वो कह रहा है कि आपके पास है 1168 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसके साथ यूनिट कोई भी हो सकता है, उसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपने इस टर्म को इस क्वांटिटी को क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो है क्या करते हैं क्वांटिटीज़ को या डिजिट्स को क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻ में लिखते हैं, लेकिन इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है उससे पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसने कहा हुआ हमें कि इस पार्ट ए का जो क्वेश्चन है कि ये जो टर्म है इसको हमने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है वो फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट से पहले 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे पॉइंट जो है वो इस जगह पे है, ठीक है 8 के बाद। अब हमने पॉइंट को क्या करना है उठा के यहाँ पे लेके आना है। तो चलो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 1.168।
अब देखें स्टूडेंट, जितने स्टेप मैं राइट टू लेफ़्ट आऊँगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे था पहले, ठीक है, पॉइंट को मैं उठा के ये यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ठीक है, जितने स्टेप हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट लेके आएंगे उतने स्टेप 10 रेज़ पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज़ पावर +3। अगर स्टूडेंट्स मैं लेफ़्ट से राइट जाता, अगर मैं लेफ़्ट से राइट जाता तो फिर 10 रेज़ पावर माइनस में आती। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, पॉइंट को इस जगह से उठा के इस जगह पे ले आया हूँ, यानी कि 3 स्टेप पीछे ले आया हूँ। तो जितने स्टेप मैं पीछे लेके आऊँगा उतने स्टेप मेरे पास 10 रेज़ पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये सारा 10 रेज़ पावर -27 तो वैसे ही आ जाएगा। अब 1.168, अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 10 रेज़ पावर 3 -27 तो 1.168 इंटू 10 रेज़ पावर -24। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यानी कि इस टर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। तो यहाँ पे देखें क्लियर शो है कि हमारे पास पॉइंट से पहले कितने नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो ये हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके पॉइंट बी में है हमारे पास, बी जो पॉइंट है वो है 32 इंटू 10 रेज़ पावर 5, 32 इंटू 10 रेज़ पावर 5। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं, वो कह रहा है कि इसको भी आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है कि पॉइंट से पहले जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले आपने देखना कि इसका पॉइंट है कहाँ पे। अब इसका पॉइंट, जिसका पॉइंट आपको शो नहीं हो रहा था उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। जैसे इसमें भी पॉइंट शो नहीं हो रहा था तो मैंने लास्ट पे कंसीडर किया था, इसमें भी आपके पास इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा तो इसका पॉइंट जो है वो लास्ट पे लाजमी है, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट यहाँ पे, अब पॉइंट में आपके पास पॉइंट से पहले कितने नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, 2 हैं, यानी कि 1 ये और 1 ये, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो होता है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा वैसे लिखते हैं 32 इंटू 10 रेज़ पावर 5। अब देखें पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.2, यानी कि पॉइंट को मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। जितने स्टेप लेके आया हूँ राइट से लेफ़्ट वो उतने स्टेप पावर किस में आ जाएगी, प्लस में। तो ये क्या आ जाएगी, 10 रेज़ पावर +1 और ये 10 रेज़ पावर 5 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 रेज़ पावर 5, 1 + 5, 3.2 इंटू 10 रेज़ पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया है, सेकंड पार्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है कि हमारे पास 3.2 इंटू 10 रेज़ पावर 6 इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3725 इंटू 10 रेज़ पावर -5 किलोग्राम, ठीक है, यही है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसको भी हमने अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका पॉइंट कहाँ पे है। इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे है लास्ट, जिसका पॉइंट शो नहीं हो रहा था उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 725 इंटू 10 रेज़ पावर -5 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इसका पॉइंट, जिसका पॉइंट शो नहीं हो रहा था उसका पॉइंट लास्ट पे, इसका पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ लेके आना है, यानी कि 7 और 2 के दरमियान। तो जितने स्टेप मैं राइट से लेफ़्ट लेके आऊँगा उतने स्टेप मेरे पास 10 रेज़ पावर किस में आएगी, प्लस में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 7.25 इंटू 10 रेज़ पावर +2। अब ये बाकी साथ जो टर्म है वो वैसे ही आ जाएगी, 10 रेज़ पावर -5 भी वैसे आ जाएगा, यूनिट जो भी होगा वो साथ वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 7.25 इंटू बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 10 रेज़ पावर +2 -5 यूनिट साथ वैसे ही आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7.25 इंटू 10 रेज़ पावर -3 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया है, पार्ट जो 3 है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि 725 इंटू 10 रेज़ पावर -5 किलोग्राम को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 7.25
इंटू 10⁻³ किलोग्राम आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट डी। ठीक है, डी पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, डी पार्ट में वो कह रहा है 0.02 इंटू 10⁻⁸, 0.02 इंटू 10⁻⁸। अब देखें स्टूडेंट्स, अब वो कह रहा है हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका पॉइंट कहाँ पे है। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, अब इसका पॉइंट जो है वो दूसरी साइड पे है। हमें पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ज़ीरो है, ठीक है। तो हमने पॉइंट को कहाँ पे लेके जाएं कि ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट बन जाए। अगर मैं पॉइंट को, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यह है 0.02 इंटू 10⁻⁸। अब स्टूडेंट्स अगर मैं पॉइंट को यहाँ से उठा के 2 की दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, जितने पिछले हमने केस सॉल्व किए हैं उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम राइट से लेफ़्ट इस साइड पे आ रहे थे, ठीक है। जब राइट से लेफ़्ट आएंगे तो हमारे पास 10⁻+ में आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास 10⁻ किस में आएगी, वो माइनस में आएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, हमें पॉइंट को यहाँ पे ले आए 2 के दूसरी साइड पे, यानी कि 1 2 कितने स्टेप ले गया हूँ, इसको मैं 2 स्टेप ले गया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। लेफ़्ट टू राइट 10⁻ किस में आएगी, माइनस में। जितने स्टेप जाएंगे उतने 10⁻- में आ जाएगा। मैं 2 स्टेप लेके गया हूँ तो 10⁻⁻², और साथ ये क्या आ जाएगा 10⁻⁸ वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम थे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 इंटू 10⁻⁻10। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म आ गया है, ये इस टर्म की क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट से पहले क्या होते हैं, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। तो ऐसी फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, वो हमारे पास 1.5 बनता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1.5 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें भी वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे जो पिछला क्वेश्चन था 1.4 उसको भी हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही राइट किया था। अब 1.5 में भी हमसे क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन या क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 6400 किलोमीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स वो हमसे कह रहा है कि इस क्वांटिटी को हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कि वो फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। अब देखें जिसका पॉइंट शो नहीं होता उसका पॉइंट जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा। तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स 6400 किलोमीटर, इसका पॉइंट सबसे पहले आपने देखना है पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे। तो पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आना है, यानी कि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6.4 इंटू, जितने स्टेप मैं राइट टू लेफ़्ट आऊँगा उतने स्टेप मेरे पास 10⁻ क्या आ जाएगी, प्लस में। कितने स्टेप आया हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 स्टेप आया हूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻3, ये किलोमीटर साथ क्या आ जाएगा वैसे ही। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, फर्स्ट पार्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है बी जो पार्ट है उसमें भी हमसे वो कह रहा है कि आपने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। और वो आपके पास है 380,000 किलोमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कौन सी फॉर्म होती है, जिसमें पॉइंट्स पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। तो यहाँ पे देखें, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 380,000
000 किलोमीटर। अब स्टूडेंट देखें इसका पॉइंट जिसका हमें नहीं शो होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, तो लास्ट पे यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंट को यहाँ से उठा के मैंने लेके आना है यहाँ पर, यानी कि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ तक लेके आएंगे तो जितने स्टेप लेके आऊँगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 3.8 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आपके साथ जो टर्म है वो वैसे आ जाएगी किलोमीटर। तो जितने स्टेप मैं लेके आया हूँ राइट टू लेफ़्ट उतने स्टेप मेरे पास 10⁻+ में आ गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब वो स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर जो पार्ट सी है वो है 300 फिर 000 फिर 000 यूनिट्स आर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, इसको भी हमने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। तो अब देखें ज़रा इसका भी पॉइंट शो नहीं हो रहा, इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा तो इसका पॉइंट लास्ट पे होता है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट, इसको पॉइंट को हमने यहाँ से उठाना है और हमने लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो जितने स्टेप मैं राइट टू लेफ़्ट लेके आऊँगा उतने स्टेप पावर किस में आ जाएगी प्लस में। तो देखें ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 स्टेप में इधर लेके आए हूँ 3.0 इंटू कितने स्टेप बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप बन रहे हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8 7 यूनिट जो आएगा वो वैसे ही आ जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास थर्ड जो सी पार्ट है उसकी क्या आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टूडेंट्स लास्ट वाला जो पार्ट है डी, उसमें देखें ज़रा वो कह रहा है सेकंड्स इन अ डे। जो डी पार्ट है हमारे पास वो कह रहा है सेकंड्स इन अ डे। वो कह रहा है कि हमारे पास एक दिन में जो सेकंड्स की तादाद नंबर ऑफ़ सेकंड्स होते हैं उन नंबर ऑफ़ सेकंड्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो अगर हमें पता होगा तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि 1 डे जो होता है उसमें 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं, ये तो हमें पता है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि एक घंटे में जो है वो आपके पास जो है 60 मिनट्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे इसको 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये एक दिन में मिनट्स की तादाद आ जाएगी। अब उसने तो हमें सेकंड में कहा है, तो हमें पता है कि एक मिनट में क्या होते हैं, एक मिनट में भी 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये जो मेरे पास आंसर आएगा 24 इंटू 60 का, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा फिर 60 से, तो ये मेरे पास एक दिन में क्या आ जाएंगे सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। 1 डे इज़ इक्वल टू इतने सेकंड्स की, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आता है 86,400 सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गए हैं, एक दिन में सेकंड्स की तादाद आ गई है। 1 डे इज़ इक्वल टू 86,400 सेकंड के इक्वल होता है। तो अब उसका जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन ये है कि 1 डे में जो सेकंड्स हैं उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है कि हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे तो ये पॉइंट लास्ट पे है, ठीक है, पॉइंट्स पहले ये नॉन ज़ीरो डिजिट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट जिस हमें नहीं शो हो रहा तो पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8.64 इंटू 10⁻, कितनी आएगी जितने स्टेप मैं राइट टू लेफ़्ट आया हूँ। यहाँ पे था पॉइंट 1 2 3 4, तो 4 स्टेप आए तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10⁻4 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गए हैं 1 डे इज़ इक्वल टू 8.64 इंटू 10⁻4 सेकेंड, और उसको मैंने क्या कर दिया उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1.6 करते हैं। और स्टूडेंट्स हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.6 में वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स
0 of the vernier scale is on the right to its main scale such that 4th division of its vernier scale coinciding with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करने का जो मेथड हमने सीखा था वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमने ज़ीरो एरर निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ज़ीरो एरर निकालने के लिए वर्नियर स्केल के दोनों जाज को, दोनों जबड़ों को आपस में नरमी से बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं। तो अगर बंद करने से वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के बिल्कुल सामने आ जाती है तो हम कहते हैं कि वर्नियर जो हमारे पास कैलिपर है उसमें ज़ीरो एरर मौजूद ही नहीं है, ज़ीरो एरर ज़ीरो है। बट अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो से राइट या लेफ़्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि वर्नियर स्केल में ज़ीरो एरर मौजूद है। तो अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो की राइट साइड पर रह जाती है तो हम कहते हैं कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर चली जाती है तो हम कहते हैं ज़ीरो एरर नेगेटिव है। वो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है वो भी हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस केस में वो हमसे कह रहा है कि वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे है तो मतलब ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। अब उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ज़ीरो एरर इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, कि वर्नियर स्केल की जो कौन सी डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो इस केस में हमें वो फोर्थ डिवीजन बता रहा है कि वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का वो पता होना चाहिए और उसके बाद उसकी नंबर ऑफ डिवीजन पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे पता है कि वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, या इसको हम मिलीमीटर में भी राइट कर सकते हैं 0.1 मिलीमीटर। चूँकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में यूज़ करना है इसलिए मैंने पहले इसको सेंटीमीटर में राइट किया हुआ है। और वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर, तो हमें पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे जो वर्नियर डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है वो फोर्थ डिवीजन है। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमारे पास जो लीस्ट ज़ीरो एरर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। तो सिंपल इसमें स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कौन सी डिवीजन है, फोर्थ डिवीजन है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया है, ज़ीरो एरर आ गया। अब इसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव में लगा रहा हूँ। पॉजिटिव क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़ीरो एरर कौन सा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जब वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के राइट साइड पे रह जाती है तो ज़ीरो एरर कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की लेफ्ट पे चल जाती तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन आना था। अब वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के क्या है, राइट साइड पे है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट ज़ीरो करेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ज़ीरो करेक्शन में हम क्या करते हैं, ज़ीरो करेक्शन में हम जो है जितनी हमारे पास ज़ीरो एरर की वैल्यू आती है उसके अपोजिट वैल्यू लेते हैं। अगर हमारे पास ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव आया है तो हमारी ज़ीरो करेक्शन जो हमारे पास सेम वही वैल्यू होगी लेकिन वो माइनस में होगी। अगर मेरे पास ज़ीरो एरर नेगेटिव आया है तो ज़ीरो करेक्शन मेरे पास वही वैल्यू होगी लेकिन वो पॉजिटिव में आएगी। तो ज़ीरो करेक्शन आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो करेक्शन आपके पास आएगा, ज़ीरो करेक्शन आपके पास आ जाएगा -0 एरर। ठीक है, जो ज़ीरो एरर की वैल्यू आएगी उसको हमने क्या कर देना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो करेक्शन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स माइनस ये प्लस 0.04 सेंटीमीटर, ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आया था ज़ीरो एरर। उसको जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -0.04 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ज़ीरो करेक्शन आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था, हमारे पास जो है हम वर्नियर जो स्केल है या वर्नियर कैलिपर है उसकी ज़ीरो एरर कैसे निकाल सकते हैं और ज़ीरो करेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 1.8
अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास बनता है वो है 1.8। स्टूडेंट्स 1.8 में वो हमसे क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसने हमें डिफरेंट जो है क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली हमने क्वांटिटीज़ बतानी है। तो चले हम देखते हैं हमारे पास जो इसका पार्ट ए है, इसमें वो हमसे कह रहा है बता दी उसने जो क्वांटिटी हुआ है 3.006 मीटर। तो स्टूडेंट्स उसने हमसे पूछे हुए हैं कि आपने वो क्वांटिटी बतानी है जिसमें सिर्फ जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो यहाँ पे देखें ज़रा, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े हुए हैं। रूल में क्या है कि हमारे पास तमाम जो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और ज़ीरो बाज़ जगह पे सिग्निफिकेंट होती है, बाज़ जगह पे सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये हमने रूल्स पढ़े हुए हैं। अगर ज़ीरो हमारे पास 2 डिजिट्स के दरमियान में आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट होती है। अगर ज़ीरो हमारे पास किसी क्वांटिटी के लास्ट पे आ जाती है वो सिग्निफिकेंट होती है। अगर ज़ीरो हमारे पास किसी क्वांटिटी के पॉइंट से पहले डेसिमल प्लेसेस को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो आने चाहिए। तो यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर मेरे पास ये 3 भी सिग्निफिकेंट है, ज़ीरो चूँकि 2 डिजिट्स के दरमियान में आ गई हैं तो इसलिए ये दोनों ज़ीरो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। ये 6 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ये 6 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो उसने तो हमसे पूछा है कि हमने वो फिगर्स या वो क्वांटिटीज़ बतानी है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हैं, 5। ठीक है, अब उसने 3 पूछे हैं तो ये उसमें आंसर्स में नहीं आएगा। अब इसका हम बी पार्ट जो है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है 0.00309 किलोग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है। अब उसने हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पता होने चाहिए। अब ये देखिए ज़रा, ये जो ज़ीरोज़ हैं ये डेसिमल प्लेसेस को फिल करने के लिए यूज़ की गई हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर रूल्स आपको आते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये आपके पास बाकी जो डिजिट ज़ीरो के अलावा होते हैं वो तो ऑलवेज़ क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ये 3 भी आपके पास सिग्निफिकेंट है, ये 9 भी आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब ये जो ज़ीरो है ये 3 और 9 यानी कि 3 और 9 दो डिजिट्स नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट जो आपके पास फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स उनके दरमियान में आ गई है, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ये ज़ीरो आ गई है। तो इसलिए ये ज़ीरो क्या होगी, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3। तो स्टूडेंट्स ये हम बता सकते हैं कि जो बी पार्ट है इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। अब स्टूडेंट्स सी पार्ट देखें ज़रा। सी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सी पार्ट में हमारे पास है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स अब इसमें भी वो हमसे पूछ रहा है कि हमने बताने एक नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको जो है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁻ में राइट की हुई वैल्यू है, अगर इसको मैं सिंपल आम जो है तरकीब है उसमें लिखूं तो ये मेरे पास जो टर्म है ये कुछ ऐसे हो जाएगी 0.00000, यानी कि आपने क्या करनी है, 26 ज़ीरोज़ लगानी है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी, 26 ज़ीरो आनी है और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, 505। इस तरह कुछ बचेगा। अगर इस टर्म को मैं आम सिंपल मेथड में लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जितने स्टेप पावर आपके पास 27 है, माइनस में है, तो आपने क्या करना है, 27 स्टेप जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे 27 स्टेप में जाऊंगा तो मुझे एक 5 तो ये है, 26 ज़ीरोज़ ऐड करनी पड़ेंगी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा। मेरे पास ये इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इस तरह यहाँ पे 26 ज़ीरो आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये सारी ज़ीरोज़ देखिए आप ज़रा, ये डेसिमल प्लेसेस को फिल करने के लिए हमने यूज़ की हैं, तो इसलिए फिर ये ज़ीरो क्या आएंगी, ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट आएंगी, ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगी। तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो क्या आएंगे, ये 5, ये 0 और ये 5। ये 0 क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ गई है, इसलिए ये 0 क्या आएगी, सिग्निफिकेंट आएगी। तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर जो आएंगे इस केस में, सिग्निफिकेंट
फिगर्स वो आपके पास क्या आएंगे 3। तो आप बता सकते हैं कि सी पार्ट में जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं 3 हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर जो डी है इसका पार्ट डी सॉल्व करते हैं। पार्ट डी में उसने हमें बताया हुआ है 301.0 ठीक है सेकंड। अब इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 और 1 तो क्या है सिग्निफिकेंट है, ये 0 क्या आ गई है, ये 0 आपके पास इन दोनों के दरमियान में आ गई, ये भी सिग्निफिकेंट है। और ये जो लास्ट वाली 0 है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारी जो एंडिंग 0 होती है, एंड पॉइंट वाली 0 होती है, वो हमेशा क्या होती है सिग्निफिकेंट होती है। तो ये 0 आपके पास क्या आएगी सिग्निफिकेंट आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आपके पास आ जाएंगे 4। यानी कि अब स्टूडेंट्स उसने हमने क्वेश्चन में कहा था, उसने अब कहा था कि आपने वो क्वांटिटीज़ बतानी है जिसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हों 3 हों। तो हमने 4 क्वेश्चन पार्ट सॉल्व किए हैं। ए पार्ट में हमने देखा नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, बी में देखा 3, सी में देखा 3 और 4 में देखा 4 है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर में आएंगे वो ये आएंगे बी और सी, क्योंकि बी और सी में ही हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3 हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.9 करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1.9 स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1.9 वो हमसे कह रहा है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। स्टूडेंट्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1.8 किया, 1.8 में भी उसने हमसे नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हमने निकाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम हमने क्या बताने हैं नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो चलें इसको भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9। तो स्टूडेंट्स इसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास है 1.009 मीटर। अब उसका क्वेश्चन है कि आपने बताने हैं इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लें, हमारे पास ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये 1 और 9 यानी कि जहाँ पे भी 0 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाएगा वो क्या आएगा सिग्निफिकेंट आएगा। तो ये 1 और 9 तो सिग्निफिकेंट है, और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान अगर कोई 0 आ जाती है तो वो भी क्या होती है सिग्निफिकेंट। तो ये देखें ये दोनों 0 के हैं, 1 और 9 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है ये दोनों 0 भी क्या हैं सिग्निफिकेंट हैं। तो आप बता सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने आ रहे हैं 1 2 3 4। तो फर्स्ट पार्ट में अब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए 4 आ गए। स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखें ज़रा, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में है 0.00450 किलोग्राम। सेकंड पार्ट में हमें वो इसने ये क्वांटिटी दी है। तो अब देखें ज़रा, ये जो ज़ीरोज़ यूज़ की हुई हैं ये डेसिमल प्लेसेस को फिल करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। तो ये जो स्टार्ट वाली ज़ीरोज़ हैं स्टूडेंट्स ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या आएंगे 4 5, और जो एंडिंग ज़ीरो होती है ये लास्ट वाली ज़ीरो क्या है सिग्निफिकेंट है। तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे बी पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आ जाएंगे 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सी पार्ट में देखें ज़रा, सी पार्ट वो आपके पास है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 यूनिट साथ क्या यूज़ किया हुआ है किलोग्राम। तो इस पार्ट में हम देखते हैं अब कितने जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1.8 में बताया था, अगर इसको ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁻, में इसको मैं अगर आम तरकीब में आम सिंपल मेथड में राइट करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा 0.0000। इस तरह चलता जाऊंगा तो मेरे पास जो है वो 26 ज़ीरो आएंगी, और लास्ट पे आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी 166 किलोग्राम। यानी कि इसको साइंटिफिक नोटेशन को अगर आप ख़त्म करने की कोशिश करें तो आपके पास जितने स्टेप आपके पास 10⁻⁻ में उतने स्टेप आप क्या करेंगे पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके चले जाएंगे। तो जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे मेरे पास 26 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएंगे ये आ जाएंगे 166। ठीक है, अब ये जो 26 ज़ीरोज़ आएंगी, ठीक है, ये वो ज़ीरो है जो डेसिमल प्लेसेस को फिल करने के लिए हमने इस्तेमाल किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये ज़ीरो जो मेरे पास क्या आएंगी ये मेरे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगी। मेरे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो क्या आएंगे 1 2 3, यानी कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे।
सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कितने आ गए? 3। स्टूडेंट्स अब हम जो है इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में वो उसने हमें दिया हुआ है 2 0 1 सेकेंड। तो अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, देखें ज़रा, हमने देखना है ये 2 जो है नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये 1 भी क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो ये मेरे पास क्या आएंगे, ये सिग्निफिकेंट आएंगे। और इन दोनों के दरमियान में जो ज़ीरोज़ आएंगी वो क्या आएंगी, सिग्निफिकेंट आएंगी। तो ये ज़ीरो भी क्या आएगी, सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो भी क्या आएगी, सिग्निफिकेंट। तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 1.9 कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमने बतानी थी। तो हमने 4 पार्ट सॉल्व किए। फर्स्ट पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आए, बी और सी में मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आए, और लास्ट डी में मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 4 आए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।